हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों बाद वीडियो कर रहा हूं और आज से हम शुरुआत करने जा रहे क्लास 11th की। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2, सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 11th विच इज यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखो बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और जब आप 10th से 11th में प्रमोट होते हो, ठीक है, तो अब साइंस के जो है वो तीन तीन ब्रांचेस हो जाती हैं, तीन अलग अलग सब्जेक्ट के उसमें हमें पढ़ना होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये जो चैप्टर है, ठीक है। इसमें पहुंचने से पहले मैं कुछ बेसिक्स पे चर्चा करूंगा, क्योंकि अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो अगले हम 2 साल तक पढ़ने वाले हैं। 11 12 में तो बेसिकली पढ़ेंगी, ठीक है, उसके आगे भी पढ़ेंगे। तो वो सब्जेक्ट बेसिकली है क्या, ठीक है, मतलब है क्या वो सब्जेक्ट, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पहली जो बात हम डिस्कस करेंगे, सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज फिजिक्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिक्स। ओके, तो चलिए इस पे बात करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स। भाई साहब, फिजिक्स क्या है, ठीक है। आखिरकार उस सब्जेक्ट के बारे में हमें उसके बारे में पता तो होना चाहिए जिसे हम अगले 2 साल तक पढ़ने वाले हैं। रियलिटी में, वास्तविकता में हम जैसे 2 साल तक पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स एक मतलब नेचर और नेचर के जो लॉज हैं उनकी स्टडी है। क्या है? उसकी स्टडी है। तो बेसिक नॉर्मल भाषा में यदि मैं कहूं तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। इट्स लॉस। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो हमारे आसपास ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना, ठीक है, से ये अर्थ है, हम अर्थ पे रह रहे हैं, हमारा ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। किसके अराउंड? सन के अराउंड। इस अर्थ के अराउंड भी कुछ सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे मून, ठीक है। तो ये सारी जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, इनकी स्टडीज ही क्या है? फिजिक्स है। चलिए, तो मैं आपको मेरी बात ध्यान से सुने, मैं कुछ और आपको चीजें बताता हूं जिससे और ये सारी जो पिक्चर है क्लियर हो जाएगी। तो बात ऐसी है कि जो किताबी भाषा में जैसे आप बोल सकते हो, तो वो कहते हैं कि इट इज अ मतलब साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, कुछ फिजिकल फिनोमिना। क्या फिजिकल फिनोमिना? क्या जो हमारी रियलिटी में हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने हो रहे होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना लाइक मोशन ऑफ मैटर, फोर्सेस, एनर्जीज, इन सब की स्टडीज है, ठीक है। इन सब की स्टडी ही क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट द फिजिकल फिनोमिना लाइक फोर्सेस, एनर्जीज एंड मोशन ऑफ मैटर। ओके, तो इसको भी मैं लिखने जा रहा, ठीक है। तो क्या है भाई साहब? इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिक्स इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, लाइक मोशन ऑफ मैटर, मोशन ऑफ मैटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। फोर्सेस एंड एनर्जी, ठीक है। इन सब की स्टडी क्या है? फिजिक्स है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, विच टेल अस। देखो, जब भी कोई फिजिकल फिनोमेना हो रहा होता है, ठीक है, जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे हमारी अर्थ ही जो है वो रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है उसको यदि आप ध्यान से देखो, तो ये क्यों कर रही है और कैसे कर रही है? क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? आया ना? तो द टू क्वेश्चंस which must be arise in our head is why and how। तो फिजिक्स उसका जवाब देगा, ठीक है। फिजिक्स टेल अस why and how things behave as they do, ठीक है। जो चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, ठीक है। ये हमें कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा, ठीक है। तो इट टेल अस why and how things behave as they do,
ओके। एंड ऑल्सो एक बहुत महान साइंटिस्ट ने कहा है, एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट ने कहा है कि यू कैन, इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है, सो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स की मदद से आप किसी चीज का, किसी थिंग्स का, ठीक है, सपोज ये पेन है, ठीक है, इसका आप फ्यूचर बता सकते हो कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पेन आफ्टर 2 सेकेंड, बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। हमारे पास न्यूटन के 3 इक्वेशंस हैं, उसमें मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में वैल्यू रखूंगा, ठीक है, वैल्यूज पुट करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलो भाई, हमें ये समझ में आया कि ये हमें क्या बताएगा कि चीजें क्यों हो रही, कैसे हो रही, ये बताएगा। दूसरी चीज की ऑल्सो ये बताएगा कि भाई साहब जो चीज है वो उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देगा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस मार्कर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस द कवर्ड बाय द मार्कर आफ्टर 2 सेकेंड। कौन बताएगा? फ्यूचर ही तो देख रहे हो आप, यस और नो। आफ्टर 2 सेकेंड आप इसकी वेलोसिटी बता पा रहे हो, फ्यूचर नहीं है ये? बिल्कुल है। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। एंड ऑल्सो इट हेल्प and also with help of it we can predict the future। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। यदि आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है किसी भी चीज का तो आपको फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया भाई साहब ओवरऑल फिजिक्स, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा है उस सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हमें बेसिकली पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो बहुत बहुत इजी वे में आपको इतना पता होना चाहिए कि ये साइंस की एक ब्रांच है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और ये इसमें साइंटिफिक स्टडीज होती है किसकी? फिजिकल फिनोमिनास की। यस और नो? बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, ठीक है, उतारना चाहते हो उतार लें। हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो देखो ये जो इतने सारे इवेंट हो रहे हैं ना जिनकी स्टडी को हम फिजिक्स कह रहे हैं, ठीक है, इन इवेंट के एनालिसिस के लिए कुछ तो चाहिए हमें, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज तो चाहिए, ठीक है। मैंने आपको कहा कि भाई साहब ये कुछ लॉज हैं फिजिक्स, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल है, बेसिकली कुछ प्रिंसिपल, कुछ लॉज होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो लॉ, जैसे मान लो आपने क्लास 9 में पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ, F=ma, ठीक है, ये लॉ है, ठीक है। अब इसके एनालिसिस के लिए आप ध्यान से देखो तो F=ma में F क्या है? फोर्स, m क्या है? मास, a क्या है? एक्सीलरेशन। तो ये है क्या? क्वांटिटीज ही तो है। तो किसी भी लॉ के एनालिसिस के लिए, किसी इवेंट के एनालिसिस के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्वांटिटीज चाहिए। क्या चाहिए? क्वांटिटीज चाहिए। और अब पिक्चर खेल में आती है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। समझ लो आप बात को। किसी भी लॉज को एनालिसिस करने के लिए, किसी इवेंट को एनालिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, आपको क्वांटिटी चाहिए ना। तो अब पिक्चर में आती है क्या? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो बड़ी प्यारी सी हेडिंग लगाएंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा चलिए इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट क्वांटिटीज विच वी कैन टेक, ठीक है। मतलब इस दुनिया में बहुत, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको आप ले सकते हो, जिनको आप ले सकते हो। जैसे आपको प्यार भी मिलता है, आपको दुश्मनी, आपको गुस्सा भी मिलता है किसी का, आप डिप्रेस्ड भी हो जाते हो। तो क्वांटिटी बेसिकली वो चीजें हैं जो हम ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप टेम्परेचर ले सकते हो, आप शुगर ले सकते हो, मतलब मास ले सकते हो, कुछ क्वांटिटी ले सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई क्वांटिटी में बोलूं आपको फील तो आना चाहिए। क्वांटिटी मतलब मात्रा, जो चीजें हम ले सकते हैं। अब हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, ठीक है, बट फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज करा गया, ठीक है। सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कुछ कंडीशन है, ठीक है। ओनली दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसी क्वांटिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती हैं, जो मेजर की जा सकती हैं, ठीक है, वही फिजिकल क्वांटिटी है, अदरवाइज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके। अब मान लो आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास क्या, आपके पास कोई स्केल है उसको मेजर करने का? नहीं, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी। आप कितना टेंस्ड हो, आप कितना एग्जाम को लेकर कितना परेशान हो, ये सारी चीजें मेजर नहीं हो सकती ना बेटा, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। आप स्कूल में आप जिसको, आपकी वाली जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, आपके दिल में उसके लिए कितना प्यार है, क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल दोज क्वांटिटीज आर नॉट मेजरेबल, ओके, एंड ओनली दोज क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। यस और नो? बहुत बढ़िया सर। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आया, इसको छाप लेते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, तो भाई साहब दोज, समझ में तो आ रहा है ना आपको? ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा। सिर्फ वही क्वांटिटी बेटा फिजिकल क्वांटिटी है जिनको मेजर किया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपकी हाइट हो गई, आपकी विड्थ हो गई, आपका वेट हो गया, आपका मास हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या, ठीक है, अब आप कितने अच्छे दिख रहे हो इसको थोड़ा मेजर कर सकते हैं। अरे यस और नो? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो दोज क्वांटिटीज which can be measured by instrument are called physical quantity। किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या यदि नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार और वीडियो को पीछे करके देखेंगे, बैक करके देख लेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, यस और नो? बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, तो फिजिकल क्वांटिटी हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। ऊपर से हमने देख लिया कि जो मेजरेबल है वही फिजिकल क्वांटिटी है, अदरवाइज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे जैसे जैसे शुगर लेके आया 3 kg शुगर, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब उस पर ध्यान से देखो तो उस पर 3 kg। ठीक है, अभी जो kg है ये यूनिट है, 3m जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है pq इज इक्वल्स टू n इंटू यू। ठीक है, ये अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू n इंटू यू। ये n क्या है भाई साहब? ये है न्यूमेरिक वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। और ये है भाई साहब u यानी यूनिट। क्या है? यूनिट। ठीक है, यूनिट। अब यूनिट क्या होती है सबसे पहले इस पे बात करनी है। ठीक है, अब देखो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, पावर, बहुत सारी। अब इन सबको मेजर करने का ना एक अलग अपना तरीका है। ये मेरा तरीका है समझाने का। ठीक है, वैसे मैं अभी आपको और अच्छे समझाऊंगा उसको, बेसिकली है क्या वो। तो हर एक क्वांटिटी को मेजर करने का ना एक अलग तरीका होता है, वही यूनिट होती है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। ओके, अच्छा, तो भाई साहब यूनिट क्या है? एक कंपैरिजन वाली क्वांटिटी है। मतलब आप ऐसे समझो कि यूनिट जो है ना, हर एक क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी की अलग होगी। ठीक है, आप समझने वाली बात ध्यान से सुनना मेरी बात। यूनिट जो वर्ड है फिजिक्स में वो ये रेफर करता है कि यूनिट एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जिसका मैग्नीट्यूड स्टैंडर्ड कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप किसी क्वांटिटी को मेजर करोगे। क्या करोगे? मेजर करोगे। ध्यान से सुनना, मैं यूनिट लिखने जा रहा, यूनिट की डेफिनेशन। यूनिट इज व्हाट? इट इज मैग्नीट्यूड, it is a physical, it is a quantity, it is a quantity of constant magnitude। ध्यान से सुनिएगा, it is a quantity of constant magnitude used to measure magnitude of any quantity of identical type, of identical टाइप। मतलब उसी टाइप की एक यूनिट, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की एक क्वांटिटी ली जाती है। ठीक है, जो उसी टाइप की क्वांटिटी को मेजर करेगी। मतलब उस छोटी सी क्वांटिटी, उस यूनिट, मतलब उस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के बेसिस पे पूरी क्वांटिटी को मेजर करा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसका जो आप ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की चीज लोगे ना, जिसको आप यूनिट बनाओगे, ठीक है, वो उसी टाइप की, मतलब उसकी जो नेचर है, वो जिसका आप मेजरमेंट करने वाले हो उसी के नेचर का होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अब जैसे टाइम है उसको 1 सेंटीमीटर में नहीं नापने लग जाओगे। ठीक है, क्योंकि मीटर जो है वो लेंथ मतलब वो लेंथ की यूनिट है। ठीक है, समझ रहे हो? सेकेंड में लेते हैं।
टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, ताकि उसके बेसिस पे आप क्या कर पाते हो, मेजरमेंट। अभी आपको समझ में आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखें, ठीक है। अभी इसको उतारना चाहते हो उतार ले। देखो मैं एक बहुत बहुत अच्छा और बहुत कहना चाहिए बहुत इजी सा आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास एक छोटू है, कौन है, छोटू, बहुत बढ़िया भाई साहब। और यहाँ पे हमारे पास एक मोटू अंकल है, ठीक है, कौन है, मोटू अंकल है। हमसे बोला भाई साहब मोटू अंकल का वेट बताओ, हमको वेट ऑफ छोटू पता है, तो हमने कहा भाई साहब वेट ऑफ मोटू अंकल इज इक्वल्स टू, भाई बोले कितना होगा, बोले यार 10 गुना होगा। कितना होगा, 10 गुना होगा छोटू के वजन से, है ना। तो वेट ऑफ मोटू अंकल इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ छोटू। समझ में आ रही है बात। तो हमने मोटू अंकल का वेट बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ छोटू। हमें छोटू का वेट पता था, हमने उसके बेसिस पे, तो यहां पे वेट ऑफ छोटू क्या हो गया भाई साहब, यूनिट हो गया, क्योंकि इसके आधार पे मेजरमेंट हो रहा है, इसके बेसिस पे मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए ये यूनिट है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड को आप समझें, न्यूमेरिक वैल्यू को समझना बेटा। न्यूमेरिक वैल्यू ये बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम यूनिट ली गई है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यूनिट को कितने नंबर ऑफ टाइम लिया गया है ना। मतलब वेट ऑफ छोटू कितने टाइम्स लिया गया है, 10 टाइम्स, ये बताता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या बताती है भाई साहब, न्यूमेरिक वैल्यू बताती है कितने नंबर ऑफ टाइम लिया गया है, क्या, यूनिट, क्या लिया गया है, यूनिट। यस और नो, क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। मैं बता रहा हूं, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो ये जो लेक्चर आज हो रहा है यूनिट और डायमेंशंस का, बेसिकली एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत रखता हूं इस बात से, ठीक है। बस आपको ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखना है और जो मैं बता रहा हूं बस उस चीज को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब फील आ रहा है, ठीक है। यूनिट क्या है भाई, एक ऐसे कंपैरिजन कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करने वाली क्वांटिटी है, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड की होती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे मेजरमेंट होता है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, हर क्वांटिटी की यूनिट अलग अलग होती है, ठीक है। सबको सब क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अब आप शुगर लेने जाओगे तो ऐसा थोड़ा बोलोगे 2 लीटर शुगर दे देना, ऐसा बोलते हो क्या, हाँ ऐसा तो नहीं बोलते सर, ठीक है। अब आप कुछ भी, जैसे मान लो आप मिल्क लेने गए, आप ऐसा बोलोगे भाई साहब 2 डिग्री सेल्सियस मिल्क दे देना, ऐसा तो नहीं बोलते ना, समझ रहे हो। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की एक अपनी अलग अलग यूनिट होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ये बेसिक है फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट एंड यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू। और एक छोटा सा एग्जांपल, क्या आपको मेरी बात क्लियर है, ठीक है। उतारना चाहते हो उतार लो। आगे हम देखने वाले हैं, हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हो गया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेटा, 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ 11th में ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बेस है। यदि आपको ये नहीं आता तो आप आगे क्या फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, कोचिंग से, स्कूल से या मेरे वीडियो से पढ़ें, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूँ। 11th के सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, प्यारी सी हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई साहब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सा, तो पहला टाइप हो गया भैया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा होता है टाइप इसका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं वो आगे बताते हैं, ठीक है, परेशान मत हो। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू लिख दूं क्या इसको, फिजिकल क्वांटिटी को, हाँ सर समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद आती है भाई साहब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी,
ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होती है इसको भी बताएंगे भाई, है ना। बहुत बढ़िया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हो गया। चलिए अब सबसे पहले डिस्कशन हम करते हैं भाई साहब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फंडामेंटल नाम सुना होगा, फंडामेंटल बहुत बार, है ना। फंडामेंटल मतलब बेटा बेसिक्स, ठीक है। तो चलो उसको पहले समझते हैं फंडामेंटल होता क्या है, ठीक है। बेटा जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है, या चाहे वो कोई इंग्लिश हो, कोई लैंग्वेज हो, ठीक है, तो जब हम सपोज हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे बेसिक क्या है, वही फंडामेंटल है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे बेसिक क्या है, अल्फाबेट। आपको अल्फाबेट आने चाहिए, ठीक है, तो वो फंडामेंटल हो गया, ठीक है। वो चीज वेल डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, उसको डिफाइन करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको जो पहले से डिफाइन है, वेल डिफाइंड है, वो किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, fundamental physical quantities are those quantities which does not depends on any other quantities, they are well defined, वो पहले से वेल डिफाइंड है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, दीज आर एबीसीडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनसे मिलके ही सारी बनी है, ठीक है, और ये वेल डिफाइंड है। समझ रहे हो? जैसे आपको इंग्लिश में कोई वर्ड लिखना है या कोई वर्ड पढ़ना है, क्या बिना एबीसीडी के पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाएंगे सर। वैसे ही ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनसे मिलके ही सब बनेंगी, ये किसी से मिलके नहीं बनेंगी, ये वेल डिफाइंड है। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बेसिकली एबीसीडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई लैंग्वेज समझने के लिए क्या उसके अल्फाबेट जरूरी हैं, ठीक है, विराम उनको वो वेल डिफाइंड है ना, ठीक है। अब एक कैसे बना नहीं पता, बट यदि किसी का नाम है उसमें, जैसे सपोज मैं आपको बोल दूं फिजिक्स, तो उसमें पी भी है, एच भी है, वाई भी है, एस भी है ना, अल्फाबेट है ना, यस और नो, ठीक है। तो वो जो अल्फाबेट है वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो फंडामेंटल हो गए, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच does not depends which do not depends on any other physical quantity, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करती हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। कितनी होती है भाई साहब? तो ये 7 होती हैं। कितनी होती है? 7। सो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। आइए उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी है मेरे साथ बोलेंगे, आई थिंक सबको पता होगा। सबसे पहले भाई साहब लेंथ, क्या है? लेंथ, ठीक है। यूनिट की भी बात कर लेते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, बहुत बढ़िया, हाँ सर। सेकंड होता है भाई साहब मास। क्या होता है? मास। और इसका यूनिट क्या होता है? सबको पता होता है केजी, ओके, किलो, सॉरी। थर्ड क्या होता है भाई साहब? तो थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी टाइम, ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर्थ कौन सी होती है भाई? तो फोर्थ होता है हमारा क्या? टेम्परेचर, ठीक है। फिफ्थ क्या होता है? ठीक है, कुछ भूल रहा हूं क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। फिफ्थ होती है भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। टाइम का क्या? सेकेंड होता है, यूनिट, ठीक है, यहाँ हम यूनिट ले रहे हैं। टेम्परेचर का क्या? केल्विन होता है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। और सिक्स्थ क्या होता है भाई साहब? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका क्या होता है? इसका होता है कैंडेला, सीडी, ठीक है। सेवंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सेवंथ में इधर लिख रहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका क्या होता है? इसका होता है भाई साहब मोल, ठीक है। क्या होता है? इसका यूनिट मोल होता है,
ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। तो ये थी भाई साहब अपनी क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन्हीं की हेल्प से दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी, इन्हीं की हेल्प से दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, ये वेल डिफाइंड है भाई साहब, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बढ़िया सर, हमें फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया, हमने उसके टाइप्स भी समझ लिए, 3 टाइप्स की होती हैं, है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी समझ ली भाई साहब, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये 7 टाइप की होती हैं, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं डिराइव्ड, सेकेंड टाइप जो है फिजिकल क्वांटिटी का, कौन सा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है भाई साहब, विच मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आपने ये जो 7 है, ये क्या है, इनको हमने क्या बोला, इट इज एबीसीडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इन एबीसीडी से मिलकर जो बनेंगी वो डिराइव्ड हो जाएंगी, यस और नो, बिल्कुल सर, ठीक है। तो व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्या डेफिनेशन होगी भाई साहब इसकी, तो इसकी डेफिनेशन होगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, विच मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, विच मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल बताता हूं, एरिया। तो एरिया का क्या होता है भाई साहब, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, यानी ब्रिड्थ होता है पर वो भी तो लेंथ ही है ना, यस और नो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो एरिया है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, ठीक है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। अरे एरिया लेते हैं ना, क्वांटिटी हुई ना, वो मेजर भी करते हैं, नहीं करते हो क्या, करते हैं सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो लेंथ इंटू लेंथ से बना। अब लेंथ क्या है भाई साहब, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यदि आप मेरी बात ध्यान से देखो, यहां पे यदि आप ध्यान से देखो तो आप दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना रहे जिसको हमने एरिया कहा। तो दिस इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यस और नो। क्या मेरी बात चमक रही है, यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। अब जैसे आप एक एग्जांपल, जैसे आप स्पीड पढ़ते हो, ठीक है, तो स्पीड क्या होता है भाई साहब, स्पीड होता है भाई साहब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, लेंथ, लेंथ क्या है भाई साहब, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यदि आप यहां बड़े ध्यान से देखो तो अपने लेंथ और टाइम, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से, उनके रेशियो से एक नई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करा जिसको हमने कहा क्या, स्पीड। सो स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल या विच मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बट keep keep that thing on your mind that fundamental physical quantities are well defined, they does not depends on any other physical quantity, and there are 7 types of fundamental physical quantity. These are just abcd alphabet of physical quantity. Without these 7 physical quantity we can't define any kind of physical quantity, yes or no। बहुत बढ़िया, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तो हमने यहाँ पे देख लिया भाई साहब, फंडामेंटल देख लिया, ठीक है, साथ होती है, हमने डिराइव्ड देख ली, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और एक आधा एग्जांपल लेके दिखाऊं क्या, नहीं सर हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको छापना हो छाप ले, अच्छा हो गया। चलिए अब बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, ये क्या चीज है, बवाल चीज है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा सप्लीमेंट्री जो डायमेंशनलेस होती है। अब डायमेंशन क्या होती है बताते हैं, आगे बताते हैं, ओके। तो बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये दो तरह की होती है भाई साहब, सुन लो। पहला एंगल, ठीक है, ओके, दूसरा सॉलिड एंगल, ठीक है। ये दो क्वांटिटीज ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। एंगल क्या होता है भाई, देखा होगा थीटा, ठीक है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा,
ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज थीटा, दिस इज रेडियस, तो थीटा इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हो गया फॉर्मूला। इसकी यूनिट होती है भाई साहब क्या, इसकी एक तो सिंबल होता है क्या, सिंबल होता है इसका थीटा, ठीक है, ठीक है, और यूनिट होती है इसकी रेडियन, क्या होती है, रेडियन। बहुत बढ़िया, अच्छा, और इसको ऐसे RAD भी लिख देते हैं। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल भी ऐसे RAD ही बना देते हैं अपन, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं ना, तो सिंबल भी RAD। बहुत बढ़िया, अच्छा, तो ये डायमेंशन लेस होती हैं, क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। अब क्या होती है आगे समझाऊंगा मैं, ओके। डायमेंशन को सॉलिड एंगल, तो भाई साहब सॉलिड एंगल क्या होता है कि ऐसे समझो आप, जैसे एक कोन देखिए आपने, आइसक्रीम खाई है, ठीक है, तो एक प्लेन जो कोन होती है जो आइसक्रीम वाली, उसके ऊपर ये प्लेन होता है, तो उसका नीचे ये जो नीचे एंगल दिख रहा होता है, ठीक है, मतलब कोई प्लेन किसी एक पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होता है वो सॉलिड एंगल होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ज्यादा हम इस पे बात नहीं करेंगे। इसका सिंबल होता है भाई SD, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन, क्या होती है, स्टीरेडियन, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये दो होती है भाई साहब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब चलिए, अब आगे हम बात करते हैं डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है, तो इसको उतारना उतार ले, हो गया, बहुत बढ़िया। तो आइए बात करते हैं अब डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। तो भाई साहब मैं यदि आपसे पूछूं कि आप लेंथ को, या लेंथ को, चलिए लेंथ को ही लेते हैं, तो कितने टाइप से मेजर करते हैं, बहुत सारे टाइप से भाई, फीट में भी, इंचेस में भी, बोले हम अपने हाथ से भी मेजर कर लेते हैं, मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी, माइक्रोमीटर में भी, ठीक है, बहुत ढेर सारी यूनिट है, ठीक है। तो भाई ऐसा यूनिट तो एक ही है, ठीक है, वो सब ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा सिंबल बना लिया जाए जो सारे वर्ल्ड के लिए सेम हो, ठीक है, जो सारे वर्ल्ड के लिए सेम हो, ठीक है। तो हम बात करने जाने किसकी, डायमेंशन की, यही डायमेंशन में यही होता है, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो क्यों ना लेंथ का एक ऐसा सिंबल बना लिया जाए जो पूरे दुनिया के लिए क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो अभी डायमेंशन में यही, मैं आपको कुछ सिंबल, मतलब सबके लिए एक सिंबल डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ देखेंगे, लेंथ के लिए क्या बोला गया भाई, L आता है, तो इसका एक सिंबल दे दिया गया जो सब जगह सेम होगा, L, ठीक है। मास के लिए, मास के लिए दे दिया गया भाई M आता है, तो क्या दे दिया गया, M। बहुत बढ़िया, अच्छा, अब टाइम, टाइम में T आता है, तो उसको क्या दे दिया गया, T दे दिया गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए एक सिंबल दिया गया, या तो थीटा, ठीक है, या केल्विन, ठीक है, जो आपको, अब करंट की बात करें तो करंट के लिए एक सिंबल दिया गया भाई साहब A, ठीक है, कई बार I भी मिल जाता है कॉपी किताब में, ठीक है, नोट्स में या बुक्स में, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, जो जैसा दिया हो वैसा ले लें। तो ये सिंबल डिफाइन करे गए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डायमेंशन फॉर्मूले बनाने के लिए ये सिंबल है, ठीक है। अब डायमेंशंस वास्तविकता में है क्या, रियलिटी में, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है बेटा, पावर्स होती हैं, क्या होती हैं, पावर्स होती हैं, जो जो इन ये क्या है भाई, ये फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशंस है ना, फंडामेंटल यूनिट्स है ना, ठीक है, उनके सिंबल्स हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से, और उन डायमेंशन वो पावर्स ही बेसिकली डायमेंशन है, तो यूज में लाई जाती है वो पावर्स इनके साथ, ठीक है, कितने टाइम इनको लेना है, ताकि आप एक्सप्रेस कर सको किसको, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है, देख लेते हैं डेफिनेशन से। सो डायमेंशन इज व्हाट, तो यूनिट डेफिनेशन है भाई साहब, डायमेंशन आर द पावर्स to which fundamental unit
are raised in order to express derived unit of a quantity yes, बहुत बढ़िया। dimensions are the powers to which fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity। ठीक है, जो डायमेंशन होती है ना वो क्या होता है, वो पावर्स होती है, ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट में लगाई जाती है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, किसी क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, वो पावर जो लगाई जाती हैं किसमें, फंडामेंटल यूनिट में, वही डायमेंशन कहलाती हैं। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चलिए डायमेंशन फॉर्मूला अब हम स्टार्ट करेंगे। आपको उतारना उतार लें। हो गया? अच्छा, चलिए अब स्टार्टिंग से देखते हैं। अब हम बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले करने वाले हैं, आप और मिल के साथ में, ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। आज के बाद कभी भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखने में कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो सबको पता है ना लेंथ का क्या होता है, ये सारी चीजें सबको पता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है, किसी पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप चाह रहे हो ना अपने कंफर्ट जोन से निकलो, ठीक है, कुछ एफर्ट लगाओ, नोट्स बनाओ, काम करो, ठीक है, उसके बाद आप रिजल्ट देखोगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है बेटा, धीरे धीरे होगा, समझ में धीरे धीरे आएगी, कोई भी चीज एकदम से नहीं आने वाली, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू दी मेन टॉपिक। तो भाई साहब, इससे सबसे पहले मैं आपको लेता हूं, तो अपन उठाते हैं भाई साहब डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस? क्या है भाई साहब? लेंथ है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मैं यूनिट से करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि यूनिट आपको पता है, लेंथ की यूनिट मीटर और उसका सिंबल एल। बहुत बढ़िया, तो इसकी यूनिट से आप देख लो, मीटर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब? एल। अच्छा, फिर लेते हैं भाई साहब स्पीड। क्या लेते हैं? स्पीड। क्या होता है भाई साहब? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो इसका होगा एल अपॉन टी, यानी एल टी इनवर्स। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं भाई साहब, और वेलोसिटी का भी यही होगा, ठीक है, वेलोसिटी का भी यही होने वाला है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का भी यही होने वाला है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर भाई साहब पहले यहां देख लो, मीटर यानी लेंथ का है तो एल, ठीक है, टाइम सेकेंड, सेकेंड मतलब टी, ठीक है, केजी मतलब एम, ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो भाई साहब मीटर यानी एल, सेकेंड स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, तो भाई साहब इसका बन जाएगा क्या? एल टी रेज टू दी पावर माइनस टू। अब ये एम एल टी के ऑर्डर में लिखने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी लिख देते हैं भाई साहब, क्या बुराई है ना। अब यहाँ पे एम, एम जो है मतलब केजी जो फंडामेंटल यूनिट है, वो कितने बार रेज्ड हो रही है, कितने बार आ रही है? आ ही नहीं रही है, उसका डायमेंशन क्या है? जीरो है, तो जीरो लिख सकते हो उसका डायमेंशन। तो एम नॉट एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एम भी आ गया, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये तरीका है, मैं बता रहा हूं बस, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं फोर्स की, ठीक है, ये कौन सा हो गया भाई साहब? 1 2 3 4। तो फोर्स क्या होता है भाई साहब? फोर्स की यूनिट न्यूटन। अरे वो तो अलग है, ठीक है, मेन यूनिट होती है क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब केजी का क्या है भाई साहब? एम इंटू मीटर, मीटर यानी एल, अपॉन में सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, केजी यानी मास यानी एम, सिंबल क्या है? एम, मीटर लेंथ यानी एल, अपॉन सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? एम रेज टू द पावर वन, एल रेज टू द पावर टू एंड टी रेज टू द पावर माइनस टू। तो एम एल टी रेज टू द पावर माइनस टू, बिल्कुल दिमाग में अपने जहन में याद कर लो। फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, ठीक है, एम एल टी रेज टू द पावर माइनस टू। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा, अब आ जाते हैं भाई साहब मोमेंटम में, ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है?
तो मोमेंटम, अच्छा ध्यान से सुनना, लेंथ का यूनिट मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला एल, टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला टी, मास का यूनिट केजी और डायमेंशन फॉर्मूला एम। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब मोमेंटम क्या होता है भाई साहब? P इक्वल टू एम बी, फॉर्मूले से कर लेते हैं चलो इसको। तो क्या होता है मोमेंटम इक्वल टू एम बी, एम यानी मास, ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम, वी यानी वेलोसिटी, यानी क्या होता है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर यानी लेंथ यानी एल अपॉन टी, वेलोसिटी यानी एल यानी लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका बन जाएगा भाई साहब एम एल टी रेज टू दी पावर माइनस वन। बहुत बढ़िया, कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एम वी समझ पा रहे हो, मास और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी लेंथ पर टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं भाई साहब हम लोग वर्क, क्या देते हैं? वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का बताओ, सबको पता है क्या होता है? एम एल टी रेज टू दी पावर माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी भाई वो भी तो लेंथ है एल, तो अब देखो एल इंटू एल, तो ये हो गया भाई साहब डायमेंशन फॉर्मूला एम रेज टू दी पावर वन, एल रेज टू दी पावर टू, टी रेज टू दी पावर माइनस टू। तो एम एल टू टी रेज टू दी पावर माइनस टू इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। अच्छा, 7 देखते हैं अपन, पावर। पावर इज व्हाट? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। अब बताओ सबको क्या वर्क की पता है? बिल्कुल सर पता है, क्या होती है बताइए? वर्क की होती है एम एल टू टी रेज टू दी पावर माइनस टू, अपॉन में आ जाएगा टाइम। अब ये टाइम ऊपर जाएगा बेटा तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में ऐड हो जाएगी, तो आपको पावर का मिल जाएगा एम एल टू टी रेज टू दी पावर माइनस थ्री। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बड़ा आसान हो गया है अब? ठीक है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ रहा है। आपको यदि फॉर्मूला पता है ना, यूनिट्स पता है, तो आप उनके डायमेंशन फॉर्मूले बना लोगे। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, मार्कर ना गिरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा तो मिटा दो, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे देखते हैं, तो और आगे देखते हैं तो भाई साहब अब हम बात करते हैं, जैसे आप एंगुलर वेलोसिटी की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा। तो ये क्या होता है भाई साहब? ये होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन आर, तो वी यानी क्या? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर मर गया। ठीक है, मेरी बात यदि आप ध्यान से सुनो तो उसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी का क्या होगा भाई साहब? एल अपॉन टी, और आर का क्या होगा? एल। ये एल पलट के इधर आएगा तो जाएगा एल अपॉन एल टी, एल ने एल को मार दिया। ओके, तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया टी रेज टू दी पावर माइनस वन। एम एल टी के फॉर्म में लिखना हो तो एम रेज टू दी पावर जीरो, एल रेज टू दी पावर जीरो, टी रेज टू दी पावर माइनस वन। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। यस और नो? एंगुलर वेलोसिटी। अब आप चाहो तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अभी आप 9th में 11th में ये पढ़ने वाले हो। क्या होता है भाई साहब? ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका बन जाएगा कितना? फोर्स का सबको बताओ, पता है क्या? एम एल टी रेज टू दी पावर माइनस टू, और एरिया कितना होता है? एरिया लेंथ इंटू लेंथ यानी एल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा भाई साहब तो ये जाएगा एम एल, एक एल से ये एल मार दो, एल रेज टू दी पावर वन बची, ऊपर गई तो एल रेज टू दी पावर माइनस वन हो गया, और टी रेज टू दी पावर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। अब कुछ 12th की भी चीजें देख लेते हैं, है ना? तो 12th की चीजें देख लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई साहब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो आप पहले चार्ज का निकालो। भाई साहब 10th में पढ़ा था आई इक्वल टू करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब यदि आप ध्यान से देखो तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो एम्पियर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एटी। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। समझ गए बात को? ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू एटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा? तो भाई साहब इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा कि आपको फोर्स का पता है? हाँ सर पता है, एम एल टी रेज टू दी पावर माइनस टू। क्या आपको क्यू का पता है? हाँ सर पता है, एटी। ठीक है,
ए ऊपर गया ए इनवर्स, टी ऊपर गया टी रेज टू द पावर -3, तो m रेज टू द पावर 1 l t रेज टू द पावर -3 a रेज टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलूं एक फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है क्या है? बोलो, फाई इज इक्वल्स टू एम एल टी रेज टू द पावर -3 ए रेज टू द पावर -1 इनटू एरिया यानी एल स्क्वायर। तो ये हो गया भाई साहब, फाई इज इक्वल्स टू एम एल और एल स्क्वायर, एल रेज टू द पावर 3 टी रेज टू द पावर -3 ए रेज टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अभी सिर्फ आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीखो, अभी आप ये मत सोचो कि फ्लक्स क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले, आप जो भी फॉर्मूले आपको पता है आप सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिख सकते हो। ठीक है, आपको बस क्वांटिटी पता होना चाहिए, क्वांटिटी का फॉर्मूला उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, उसके तीनों टाइप्स पढ़ लिए, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, डायमेंशंस पढ़ ली, यूनिट पढ़ ली, मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, न्यूमेरिक वैल्यू पढ़ ली। ठीक है, उससे मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है। तो ये सारी चीजें हमें आज क्लियर है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे बहुत ही आसान तरीके से हम डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको रिवाइंड करके एक बार और देखें। ठीक है, और आई होप कि जो मैं कर पा रहा हूं ये आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, उन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि 11th की स्टार्टिंग इसी चैप्टर पे डिपेंड करेगी। कितनी अच्छी स्टार्टिंग और आप आगे कितना अच्छा जाओगे। ठीक है, और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हम शुरू से तैयारी नहीं करेंगे ना तो आगे हम रिजल्ट, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, रिजल्ट से इंसान खुश तो होता है, बट द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। ठीक है, आपने काम कितना करा है, आपने 11th में कितना काम करा है, वो आपको 12th में मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप लगे रहिए। ठीक है, स्टार्टिंग